बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आज। आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर से गुजर गया। सिवाय इक्का दुक्का वाकयात के कोई गड़बड़ ना हुई। हालांकि बड़े फसाद फैलने का शदीद खतरा था। जांबाजों को सलाम हो। मुल्क की बेशतर आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है जिन्हें रोजगार चाहिए, मेले ठेले नहीं। नून लीग यूथ फेस्टिवल करवा के किसकी खिदमत कर रही है? अहम सवाल है। 5 साल में 27 लाख पढ़े लिखे और ज़हीन लोग पाकिस्तान से हिजरत कर गए। मुल्क खाक तरक्की करेगा? पहले बात चली तो कारगिल हो गया, अब दोस्ती का बयान दिया तो LOC महाज गर्म हो गया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने अब फौज को भारत से बात करने के लिए आगे कर दिया। आज पाक भारत DGMOs कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। जनरल राहील शरीफ की तालिबान को खुली ललकार आने वाले दिनों का नक्शा पेश कर रही है। शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन नामुमकिन नहीं रहा। रावलपिंडी से 1 दर्जन से ज्यादा उलमा और 100 से ज्यादा मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी की वजह से हालात कदरे काबू में रहे। तहम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के इलाके औरंगी टाउन में इमाम हुसैन के चेलम के जुलूस के रास्ते में नस्ब किए गए धमाका खेज मवाद फटने के 2 वाकयात से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मानसेरा में भी धमाके की इत्तला है जिसमें 3 अफराद जाँ बहक हुए। उधर सिंध के शहर मीरपुर खास में एक मातमी जुलूस के रास्ते के हवाले से होने वाले तनाजे में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। तहम रेंजेस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। रावलपिंडी आज के हवाले से बहुत ज्यादा हसास था। एक ग्रुप यौम आशूर पर राजा बाजार के जामे तालीमुल कुरान साने के शौदा के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती के लिए कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुसिर था। यकीनन इस कॉन्फ्रेंस की इजाजत दी जाती तो फसाद फैलने का खतरा था। इंतजामिया ने बजुर कुव्वत इस कॉन्फ्रेंस को रोका। रावलपिंडी के इलाके पीर वदाई में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के ख्वाहिशमंदों और पुलिस के दरमियान पूरा दिन वक्फे से झड़पें होती रहीं। इसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि जिस दर्जे के खदशात और खतरात लाक थे, अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर मेहनत और जांफिशानी के सबब आज का दिन किसी बहुत बड़े सहाने के बगैर गुजरा। पूरा दिन किस तरह गुजरा, पुलिस की हिकमत अमली क्या रही, इस पर बात करते हैं मुल्क के बड़े और हसास करार दिए गए शहरों में समा के नुमाइंदों से। कराची से हमें ज्वाइन करें मोहम्मद सलमान, लाहौर से जहांगीर खान हमारे साथ होंगे, रावलपिंडी से सदाकत अली। सबसे पहले कराची की बात करते हैं। सलमान, एक वाकया तो हुआ कराची में बड़ा अफसोसनाक, 4 अफराद जाँ बहक हुए, मोबाइल फोन बंद थे, फिर भी वाकया किस तरह हो गया, क्या हालात रहे कराची में? जी बिल्कुल उसामा, कराची के में जब ये जुलूस से कबल ही जो है वो कुछ दहशतगर्दी की वाक़यात हुई। सबसे बड़ा वाक़या औरंगी टाउन के इलाके में पेश आया जहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद दूसरा ब्लास्ट जो हुआ वो खूनी साबित हुआ, उसने जान ली 4 अफराद की और 20 से ज़ायद अफराद इस धमाके में ज़ख्मी हुए। जबकि इसके अलावा कस्बा कॉलोनी औरंगी टाउन का ही इलाका है, वहाँ पर भी एक धमाका हुआ। इसके अलावा जो मरकज़ी जुलूस था उसके रास्ते पे MA जिना रोड पर एक धमाका किया गया जो खंबे में नस्ब किया गया था। उसमें टाइम डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि ये जो धमाका किया गया था ये सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाने के लिए धमाका किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो है वो अपनी हिकमत अमली को चेंज किया और जितने भी रास्ते जुलूस से के आगे खुले हुए थे उनको मुकम्मल तौर पे सील किया। जिसके बाद जो है वो मरकजी जुलूस जो नश्तर पार्क से शुरू हुआ था अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ पुरअमन तौर पर ख़त्म हो गया। जी, कानून नाफिज करने वालों की हिकमत अमली को क्या कहें, मजमूई तौर पर कामयाब रही इन वाकयात के बावजूद? जी बिल्कुल, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उन्होंने जुलूस को जब पहला धमाका मरकजी जुलूस के रास्ते पे हुआ तो उसके बाद जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिदायत पर जो है जुलूस भी कुछ तासीर का शिकार हुआ। उसके बाद सिक्योरिटी के 3 हिसार बना दिए गए। पुलिस रेंजर्स ने अपनी जान तोड़ मेहनत के बाद जो है वो इस जुलूस के रास्ते को क्लियर करते रहे और जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ खारा दर में हुसैनियान ईरानियान इमाम बारगाह पे ख़त्म हुआ। और एक चीज़ जिसका खदशा जाहिर किया जाता है कि जब जुलूस के शुरा वापस जाते हैं घरों को तब भी कोई दहशतगर्दी का वाकया हो सकता था, लेकिन उसमें इस तरह का भी कोई वाकया पेश नहीं आया। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सलमान कराची से नुमाइंदे। आपने हमें बताया कि मजमूई तौर पर हिकमत अमली कामयाब रही। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोई बहुत बड़ा सानिया कराची में नहीं हुआ। रावलपिंडी सबसे ज्यादा हसास था। सदाकत अली समा के नुमाइंदे हमारे साथ है। सदाकत अली, क्या हालात रहे रावलपिंडी में?
जी उसामा, शुहदाए करबला के चेहलम का मरकजी जुलूस जो आज रावलपिंडी में सुबह 10 बजे तेली मोहल्ला से बरामद हुआ था, वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ कदीमी इमाम बारगाह जामे मस्जिद रोड पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया है। जुलूस के पुरअमन इनाकात के लिए रावलपिंडी इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। 7,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो जिला अटक, रावलपिंडी, जेहलम और चकवाल से पुलिस मंगवाई गई थी, उसको तैनात किया गया था। इसके अलावा रेंजर्स की 7 कंपनियां और फौज की 7 कंपनियों को भी ड्यूटी पर मामूर किया गया था। रेंजर्स पुलिस के साथ मुआवनत के लिए जुलूस के साथ चलती रही और इसके अलावा फौज को जो है वो स्टैंड बाई रखा गया था ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौज को तलब किया जा सके। जुलूस जो है इस वक्त अपने रवायती रास्तों से होता हुआ कदीमी इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया है। दिन भर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। जितने भी जुलूस के तरफ आने वाले रास्ते थे उनको कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था और पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर तैनात की गई थी। और सच के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी जो है वो जुलूस के रास्तों पर तैनात किया गया था। जैसे जैसे जुलूस चलता जा रहा था इसी तरह सुराग रसा कुत्तों की मदद से और बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो रूट्स की जो है वो मुकम्मल तौर पर सर्च करता रहा ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल की फ़िज़ा पैदा ना हो। इसी तरह रावलपिंडी में जो दीगर छोटे बड़े जुलूस थे वो भी इन बड़े जुलूसों में शामिल होकर अपने रवायती रास्तों पर चलते हुए कदीमी इमाम बारगाह जामे मस्जिद रोड पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। जी उसामा, बहुत शुक्रिया सदाकत अली। रावलपिंडी में कोई नहीं हुआ जिस तरह यौम आशूर पर हुआ था, हालांकि रावलपिंडी में खतरा बहुत ज्यादा था। अगरचे लाहौर की अगर हम बात करें तो यहाँ हसास तो नहीं इसे करार दिया जा सकता, लेकिन फिर भी खतरा यहाँ पर भी था। लाहौर से जहांगीर खान समा के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। जहांगीर खान, लाहौर में क्या इंतजाम किए गए थे ताकि हालात कंट्रोल में रहें? उसामा, शुहदाए करबला के चेहलम के जुलूस से कुछ दिन पहले ही लाहौर में टारगेट किलिंग के 2 बड़े वाक़यात हुए थे, जिनमें अहले सुन्नत वल जमात के शमसुर रहमान मुआविया और अलामा नासिर अब्बास को टारगेट किया गया था, उनको निशाना बनाया गया था। इन 2 वाक़यात के बाद पुलिस को चाहिए था कि अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी जो है, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है, उसमें कुछ तब्दीली लाती। लेकिन आज के जुलूस में जो देखने में आया वही तरीकाकार, वही रवायती पॉलिसी अपनाएगी जो कि पहले अपनाई जाती थी। 3,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार इस जुलूस की सिक्योरिटी पर तैनात किए गए थे। 4 मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग के बाद ज़ायरीन को और अज़ादारों को जुलूस में शिरकत होने की इजाज़त दी जा रही थी और सबसे ज़्यादा फोकस जो था वो बॉडी सर्च पर था। इसकी बनिस्बत इसके एक मेटल डिटेक्टर्स और वॉक थ्रू गेट्स के जरिए चेकिंग की जाती है, सिर्फ बॉडी सर्च को फोकस किया गया था। और जो मेन एंट्रेंस पर 2 वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए थे, जिनमें से एक वॉक थ्रू गेट जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब था जबकि दूसरा काम कर रहा था। इसके अलावा जुलूस के बिल्कुल करीब से 2 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार किया गया, जिनसे असलहा भी बरामद हुआ। और इस वक्त भी जुलूस जो है वो अपनी रवायती रास्तों पर गामजन है और ये तकरीबन 12 बजे के करीब करबला गामे शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। और सबसे ज़्यादा खतरा जो होता है वो भाटी चौक के करीब जुलूस को पहुँच कर होता है। इस वक्त जुलूस है वो भाटी चौक के बिल्कुल करीब है और ये सबसे हसास मकाम कंसीडर किया जाता है, तस्वुर किया जाता है। और यहीं पर पता चलेगा कि पुलिस की सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो किस हद तक कामयाब रही, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ओपन एरिया आ जाता है। जुलूस जो है बहुत शुक्रिया जहांगीर। समा के नुमाइंदे लाहौर से हमें बता रहे थे कि लाहौर में भी हालात जो हैं वो कंट्रोल में रहे और इंतजामात मुकम्मल थे, लेकिन खतरा टला नहीं। आज का दिन शुक्र है किसी बड़े सहाने के बगैर गुजर गया, लेकिन दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बिल्कुल नहीं होंगी ये नहीं कहा जा सकता। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मुसलसल इस पर मेहनत करना होगी और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको सजा देनी होगी ताकि फिरकावारियत की इस बढ़ती हुई जो फजा है इसको कंट्रोल किया जा सके। न्यूज़ आवर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुल्क की बेशतर आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है जिन्हें रोजगार चाहिए, मेले ठेले नहीं। नून लीग यूथ फेस्टिवल करवा के किसकी खिदमत कर रही है? अहम सवाल है। इधर तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ महंगाई के नाम पर धरने देने का ऐलान किया। उधर मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर यूथ फेस्टिवल का आगाज कर दिया। मुस्लिम लीग नून यूथ फेस्टिवल भरपूर अंदाज में मना रही है। नौजवानों को मुतहरिक करने के बायस मुआशरे का जमूद टूटा। 2012 के यूथ फेस्टिवल में 25 आलमी रिकॉर्ड बनाए गए। एक कहावत है कि मारने वाले का हाथ तो पकड़ा जा सकता है मगर बोलने वाले की जुबान नहीं, और बोलने वाले बोल रहे हैं कि ये सियासी हरबो जर्ब है। तहरीक इंसाफ का खौफ के इससे नौजवानों की ताकत या तो छीन ली जाए या फिर इसके हम पल्ला बन जाए।
इसी मकसद के लिए यानी तहरीक इंसाफ का जोर तोड़ने के लिए लैपटॉप स्कीम का भी इजरा हुआ और मोहतरमा मरियम नवाज को भी मुस्लिम लीग नून की यावरी के लिए सियासत जैसे पुरखार दश्त की सयाही करना पड़ी। मुस्लिम लीग नून के नाकदीन कहते हैं कि नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, मुल्क में सनतें लगाई जाएं, कारोबार को फरोग दिया जाए ताकि नौजवानों की इज्जत नफ्स मजरू हुए बगैर उन्हें मुलाजमतें भी मिलें और आगे बढ़ने के मौके भी चाहे जाए कि उन्हें मेलों ठेलों में उलझा दिया जाए। यूथ फेस्टिवल जैसे मेलों ठेलों की अफादियत से इनकार यकीनन जहालत भी और हटदर्मी भी, मगर सवाल है कि क्या हुकूमत की बस यही जिम्मेदारी है? महंगाई का तदारुक, आसूदा जिंदगी, अमन अमान की बहाली, बेरोजगारी का खात्मा किसकी जिम्मेदारी है? इस पर बात करने के लिए साहब के नौजवान रुकन कौमी असम्बली जनाब मुराद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। मुराद सईद साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हो रहा इस तरह का फेस्टिवल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए उसामा के सबसे पहले जो ये एक्टिविटीज़ का आपने जिक्र किया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, मैं आपको बताना चलूँ कि हमने नौजवान मराकिज़ 8 अजला में हमने वहाँ पे काम शुरू कर दिया है। 8 अजला में नौजवान मराकिज़ का काम किया है कि वो नौजवानों को मुख्तलिफ अंदाज में फैसिलिटेट करती है और हेल्थी एक्टिविटीज़ में उनको एंगेज रखती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं उसामा कि अगर इसमें निकनियती होती तो एक चीज़ का सिंबल आप मरियम नवाज को यूथ स्कीम का लोन स्कीम है उसके ऊपर लगा लेते हो, अपनी फैमिलीज की प्रोटेक्शन करते रहते हो और अपनी फैमिलीज का तहफ़्फ़ुज़ करते हो। फैमिली लिमिटेड पार्टीज आपने बनानी हुई है। इसका अगर हम किसी प्रोग्राम का लीडर पाकिस्तान के गरीब नौजवान को क्यों नहीं बना सकते? और उसके साथ चंद चीज़ें मैं आपको बताना चलूँ कि आज के पाकिस्तान का नौजवान क्या चाहता है। पाकिस्तान का नौजवान सबसे पहले अपने मुल्क के अंदर अमन और अमान चाहता है, जिसका हुकूमत की तरफ मेरे ख्याल में उनकी प्रायोरिटीज में से ये है नहीं, हुकूमत उसकी तरफ संजीदा है नहीं। दूसरी बड़ी बात कि हुकूमत पाकिस्तान का नौजवान आज पाकिस्तान से और हुकूमत वक्त से पूछ रहा है कि आपका जो पैसा बाहर पड़ा है, जो हमारे खून पसीने के टैक्स की कमाई का पैसा है, जो लूट का सूट यहाँ करके बाहर पैसा मुंतकिल कर दिया गया, वो पाकिस्तान से अगर आपकी इतनी मोहब्बत है तो पाकिस्तान में उसको क्यों इन्वेस्ट नहीं करते? क्योंकि जब इन्वेस्टर यहाँ पे आते हैं तो क्या इस तरह के फेस्टिवल से हम सिंध में भी देख रहे हैं कल्चरल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, बसंत मनाई जाएगी, इससे आपको नहीं लगता कि एक अच्छा बाहर इमेज जाता है कि पाकिस्तान में अमन है, यहां पर आना चाहिए लोगों को? नहीं उसामा, मैं 2 चीज़ों के ऊपर इस पे बात करूंगा। एक, ये हेल्दी एक्टिविटी जहां पे होती है हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, होने चाहिए, लेकिन उसके साथ एक प्रोग्रामों को आप सियासी किस अंदाज से बनाते हैं, अपने इलेक्शन कैंपेन की तरह के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? कि जब आप इलेक्शन में हार रहे थे आपने लैपटॉप स्कीम का ऐलान कर दिया, लेकिन नौजवानों ने यही नारा लगाया कि लैपटॉप नवाज शरीफ का और वोट इमरान खान का। आपने फिर उसके बाद जो लोन्स के यूथ लोन स्कीम का आगाज कर दिया, तो उसमें अगर आपकी इतनी निकनियती होती तो आप पहले ये बता रहे थे कि ये पैसे कहां से आएंगे। दूसरा ये कि मरियम नवाज को उसका चेयरपर्सन बनाने का कोई भी तुक नहीं बनता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान का नौजवान क्यों नहीं है? हर चीज के ऊपर अपनी फैमिली को बिठाना और हर बड़े ओहदे के ऊपर अपनी फैमिली को बिठाया जा रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान का नौजवान मांगता क्या? लेकिन मुराद साहब, जब वो लोग कोशिशें कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हमें पूरा हक हासिल है कि अगर हमजा शहबाज की कोशिशों से ये फेस्टिवल हो रहा है तो इसमें क्या हर्ज है? क्योंकि इमरान खान साहब भी तो पोलियो मुहिम के लिए आगे आते हैं, उसको लीड करते हैं। देखिए फर्क क्या है? इमरान खान साहब आते हैं, पोलियो का एक काज जो है उसके लिए आगे बढ़े। यहाँ पे होता क्या है कि पैसा पाकिस्तान के टैक्स का होता है, हुकूमत जो है वो अवाम के टैक्स के पैसे से ये चलाते हैं। ये जो स्कीमें दे रहे हैं ये अवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि मरियम नवाज को बिठा दो, फिर अपनी फैमिली के किसी और फर्द को बिठा दो। मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों उनको ऊपर बिठाया जाता है, लेकिन मैं इसके 2 चीजों में आपको, अगर उसामा आप मुझे बोलने का मौका दे। नंबर 1 ये कि पाकिस्तान का नौजवान से कह रहा है कि इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान से तो अपना पैसा पाकिस्तान में क्यों नहीं लेके आते? जब इन्वेस्टर आएगा तो आपसे 2 सवाल करेगा। नंबर 1 सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी का हमारे पास क्या प्लान है? एपीसी में इनको मैंडेट दिया गया लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? दूसरा, वो आपसे मांगता है ट्रस्ट, भरोसा कि उनका पैसा जाए नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जब पाकिस्तान के अपने हुक्मरान पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते तो बाहर से बंदा क्यों आएगा? तीसरा, हमारा नौजवान यहाँ, आपने पहले इसका जिक्र मुझे बताएं कि इसका मतलब है कि आप ये खुद मान रहे हैं कि इससे प्रोजेक्शन मिल रही है, नौजवान इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस तरह के फेस्टिवल से, ये यूथ फेस्टिवल हो, सिंध का कल्चरल फेस्टिवल हो, तो फिर क्या आप भी फिर करें, अपनी प्रोजेक्शन करें, इस तरह के मेले हों ताकि लोग तहरीक इंसाफ की तरफ उसामा, आपने देखो, अगर आप मेरी बात तफसील से सुनी तो आपको समझ आएगी कि मेरा पॉइंट क्या है और पाकिस्तान का नौजवान चाहता क्या है। पाकिस्तान का नौजवान हाथों में छोटे छोटे कशकोल नहीं चाहता। इन्होंने कहा था कि हम कशकोल तोड़ देंगे, हर नौजवान को कशकोल पकड़ाया जा रहा है। वो कहते हैं कि हमें रोजगार दो, हम डिग्री लेके किधर चले जाएं। यहाँ पे वो अमन अमान चाहता है, यहाँ पे वो पाकिस्तान का एक बेहतर इमेज चाहते हैं। हमने क्या किया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मैंने आपको कहा कि हमने नौजवान मराकिज कायम किए, वो हेल्दी एक्टिविटीज में नौजवानों को एंगेज कर रहे हैं। आपने बाहर दुनिया में देखा होगा कि हर जगह पे कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, नौजवानों के लिए मराकिज होते हैं। हमने उसका
का आगाज किया, लेकिन उसमें आपने नहीं देखा होगा कि खान साहब का भांजा, भतीजा, बेटा कोई और उसके ऊपर बिठाया गया है, या खान साहब उसको खुद हेड कर रहे हैं। रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों के लिए, अपने शहरों के लिए बेहतरीन एक्टिविटीज का फरोग देंगे, उनको एक्टिविटीज में एंगेज रखेंगे। लेकिन उसको सेल्फ प्रोजेक्शन का जरिया ना बनाएं। आपको इतराज ये है कि शख्सियत कोई और होनी चाहिए, मसलन क्या फिर करें, किसी नौजवान को किसके हाथ में थमा दें? ये लोग तो जाहिर है हुकूमत में हैं, हमजा शहबाज को लोग वोट देते हैं, उनको जानते हैं, वो सामने आ सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ हैं, वो भी नजर आएंगे, उन्हीं की कोशिशों से ये हो रहा है। नहीं, देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, एक चीज होती है आपका, अगर हमने नौजवान मराकज़ वहां पे कायम किए, उसमें आपको मैंने हवाला दिया कि इमरान खान का वहां पे खान साहब का कोई भांजा, भतीजा किसी को हमने हेड नहीं बना दिया, क्योंकि हमारा फर्ज बनता था, हमारी वहां पे हुकूमत है, हमें चाहिए था कि वहां पे 72 तहसीलें, हमारे हर तहसील के ऊपर हमने लोगों को अपने यूथ के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम का कयाम, उस पर काम शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी चीज है, हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज उनको दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म में अपने नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, आप कर्जा स्कीम देख ले, उसमें नौजवानों को वहां पे वो गारंटी कहां से लेके आएगा, उनके पास वो चीजें किस तरह होंगे, वो सियासी तौर पर उन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि गलत है। पैसा इन अवाम का है। अच्छा, ये बताएं कि अगर मरियम नवाज जो हैं वो लोन स्कीम जो है उसको हेड ना करें, हमजा शहबाज साहब ये जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है इसमें ना हो, बिलावल भुट्टो जो है कल्चरल फेस्टिवल में ना हो, तो तब ये सब ठीक हो जाएगा आपके ख्याल से? फिर ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए, सिर्फ ये शख्सियात ना हो। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक चीज, लोन स्कीम जो है ये पाकिस्तान की हुकूमत का पैसा है ना, उसके ऊपर हम क्यों इस चीज को कर रहे हैं? दूसरा ये कि हेल्थी एक्टिविटीज में नौजवानों को एंगेज करना ठीक बात है, लेकिन दूसरी बात मेरी उसामा आप पिक नहीं कर रहे। मैं आपको कह रहा हूं कि नौजवान आपसे ये पूछ रहा है कि मैं डिग्री लेके किधर चला जाऊं, आपने तो छोटे छोटे कशकोल मुझे पकड़ा दिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे अपने पाकिस्तान में अमन और अमान चाहिए। मुझे अपने लीडरों से वो सवाल करते हैं कि आप अपना पैसा पाकिस्तान में क्यों नहीं लेके आते, ताकि बाहर मुल्कों के इन्वेस्टर्स को भी हम अट्रैक्ट कर सके, उनको ये गारंटी दे सके कि यहाँ पे सिक्योरिटी होगी, उनको गारंटी दे सके कि आपका पैसा जाया नहीं होगा, वो करप्शन का शिकार नहीं होगा, आपका पैसा सही जगह पे लगेगा। उनको हम ये गारंटी क्यों नहीं कराते? पाकिस्तान का एक बेहतर इमेज हम दुनिया में क्यों नहीं बनाते? यहां पे इन चीजों को देखेंगे, एक तरफ हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान का खजाना खाली है, लेकिन रिकॉर्ड 12-13 होते हम पहले 5 महीनों में करते हैं। नौजवान पूछ रहा है कि 840 अरब रुपए के आप नोट छापोगे तो मेरे पैसा डिवैल्यू होगा, जब मेरा पैसा डिवैल्यू होगा तो छोटे छोटे कर्जे स्कीम से मैं अपने कारोबार को किस तरह परवान चढ़ाऊंगा? वो नौजवान सवाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सईद साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। मुराद सईद तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा, मेंबर कौमी असम्बली, उनका यह कहना है कि हेल्दी एक्टिविटीज होनी चाहिए, लेकिन नौजवान का असल मसला बेरोजगारी है, गुर्बत है, उसको ये चीजें चाहिए और करप्शन का खात्मा होगा, तब भी मुल्क का इमेज बेहतर होगा, यहाँ अमन अमान होगा, तो फिर नौजवान को रोजगार मिलेगा, फिर इस तरह के फेस्टिवल्स का सही तरह से फायदा होगा। न्यूज़ आवर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। 5 साल में 27 लाख पढ़े लिखे और ज़हीन लोग पाकिस्तान से हिजरत कर गए, मुल्क खाक तरक्की करेगा? डॉक्टर, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या मालियाती खिदमात फराहम करने वाले प्रोफेशनल्स हों या मेहनत मजदूरी करने वाले, पाकिस्तान में अफरादी कुव्वत का बहरान पैदा हो सकता है। अलमिया यह हुआ है कि 5 साल में 27 लाख पढ़े लिखे ज़हीन लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। वजारत अफरादी कुव्वत ओवरसीज पाकिस्तानी इसके आदाद व शुमार हैं कि 2008 से 2013 के दरमियान 27 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। सिर्फ 2012 में 41,000 से ज्यादा टेक्निकल और प्रोफेशनल अफराद पाकिस्तान के हालात से मायूस होकर बैरून मुल्क चले गए। इन अफराद की बड़ी तादाद ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और खलीजी रियासतों में डेरे डाले। ये हकीकत है कि बैरून मुल्क जाने का क्रेज पाकिस्तानियों में रोज़े अव्वल से मौजूद है। ये मौजू पाकिस्तान में कितना मकबूल है, अंदाजा इससे लगाएं कि इस मौजू पर ड्रामे भी बने और फिल्में भी। देखने में आया कि जो बैरून मुल्क गया इसकी किस्मत खुल गई, दौलत की रेल पेल हो गई। यूरोप जाने के ख्वाहिशमंदों की खौफनाक मौत की कहानियां भी सामने आई, मगर बैरून मुल्क जाने वालों के कदम फिर भी नहीं रुके। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लगी लंबी लाइनें, इमिग्रेशन फर्मों का फलता फूलता बिजनेस सबूत है कि रुझान बढ़ रहा है। खुशाइन बात यह है कि बैरून मुल्क जाने वाले मुल्क के ज़र मुबादला में इजाफे का सबब बनते हैं। सवाल सादा सा है कि यह खुशी का मकाम है या फिर इज़हार अफसोस का।
क्योंकि खदशा यह जाहिर किया जा रहा है कि अगर यह रुझान इसी तरह जारी रहा तो पाकिस्तान में ढूंढे से डॉक्टर मिलेंगे ना इंजीनियर्स। अफरादी कुव्वत का ऐसा काल पड़ेगा कि अल अमान अल हफीज। क्या जिम्मेदारों को इसकी खबर भी है? इस पर बात होगी। हमारे साथ हैं सीनियर सहाफी आरिफ भट्टी। आरिफ हमीद साहब, क्या कहें, खुश होना चाहिए हमें कि 27 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए, अब तो ज़र मुबादला आएगा, या अफसोस करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा छोड़कर चले नहीं गए, छोड़ने पर मजबूर हो गए, तो मेरा ख्याल है अगर ये हम अल्फाज इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा कि 27 लाख लोग पाकिस्तान से चले गए। जब पाकिस्तान में लोगों की जानो माल महफूज ना होगी, जब उनको बुनियादी सहूलतें मुयस्सर ना होंगी, जब किसी का अगर कोई पढ़ लिख कर कोई हो गया तो उसको मेरिट पे नौकरी ना मिलेगी और उसकी जगह चहीते आ जाएंगे, जब आपका बच्चा बीमार हो तो वो इलाज कराने के काबिल ना हो, ये तमाम लोग जो ज़्यादातर गए हैं वो उन ममालिक में गए हैं जहाँ वो नाम के, हमारी तरह मुसलमान तो नहीं है, हम तो नाम के मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने जो इस्लाम की बुनियादी सहूलतें वो आवाम को दी हैं। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपको वो वजीफ़ा लगा देंगे, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री होगी, आपकी सेहत फ्री होगी, आपके हॉस्पिटलाइजेशन जितनी भी होगी आपकी फ्री होगी। इधर आप पढ़ लिख के जब बड़े हो जाते हैं, माँ बाप इधर उधर से कर्जे लेके कोई नौकर बच्चों को पढ़ाते हैं, साहिब हैसियत बनते हैं, तो आगे उन्हें नौकरियाँ नहीं मिलती। अगर नौकरियाँ मिल जाएँ तो फिर अगवा बराए तावान जैसे खूनखार जानवर पढ़े लिखे चंद लोग जो हैं उनके ऊपर धावा बोल देते हैं। आपको पता होगा आजकल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस चल रहा है अगवा बराए तावान का चल रहा है। जब आपका बच्चा महफूज ना होगा, जब आपकी अपनी ज़ात महफूज ना होगी, आपका घर अगर प्लाट लेके खाली छोड़ के जाएं तो दूसरे महीने उसमें कोई कब्जा कर ले। साहब, ये लोग वहां जाकर फकीरों की जिंदगी गुजारते हैं, वहां इनको जाते ही तो सहूलतें नहीं मिलती, फिर ये क्यों चले जाते हैं वहां पर जाकर इतनी मुश्किल से जिंदगी ये गुजारते हैं? देखिए उसामा, ये भी आपने 100% ठीक है। देखिए वहाँ जाकर जो ज़्यादातर जॉब करते हैं सर्विस स्टेशन पे करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड पे करते हैं, स्टोर पे करते हैं, लेकिन वहाँ मिनिमम पर आवर $8 और यूके में आपके 6 पाउंड तक आपको पर डे मिलता है। आप महीने में बाइज्जत तरीके से खाना खाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तालीम की सहूलतें दे सकते हैं, बीमारी की सूरत में इलाज की सहूलतें मुयस्सर हैं। आप बीमारी की सूरत में खुदकशी की ख्वाहिश नहीं करते। जब आप एक फुटपाथ पे काम करके बैठ के, एक सिक्योरिटी गार्ड की, एक स्वीपर की नौकरी करके, एक स्टोर में स्टोर कीपर की नौकरी करके आपका इतना पैसा बच जाता है कि आप उधर भी अपनी फैमिली को चलाते हैं और इधर 20-25 हज़ार अपने माँ बाप को भी भेजते हैं। बड़ा अहम मसला है, पिछले 5 साल में, सिर्फ 5 साल में 27 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए हैं। क्या वजह है? हालात से इतना तंग हो रहे हैं यहाँ पर लोग कि बाहर जा रहे हैं, ज्यादातर खलीजी ममालिक का रुख कर रहे हैं, सऊदी अरब भी जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, बरतानिया जा रहे हैं। अगरचे ज़र मुबादला तो आएगा, अभी ताज़ा खबर यह इस साल $15 अरब पाकिस्तान को मिले हैं, जिसकी वजह से तरसीलात ज़र जो है जब बेहतर होती हैं तो मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर होती है। वरना पाकिस्तान कहा यह जा रहा है अगर ओवरसीज पाकिस्तानी ये पैसे ना भेजे तो पाकिस्तान चल भी नहीं सकता। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर यहाँ के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इस तरह के लोग यहाँ से चले जाएंगे तो फिर यहाँ कौन रहेगा? यहाँ पर अगर प्रोफेशनल नहीं होंगे तो मुल्क का क्या हाल होगा? किस तरह ये मुल्क तरक्की करेगा अगर ये लोग बाहर जाना शुरू हो जाएंगे? तो यही आज का बुनियादी सवाल है। आरिफ हमीद सीनियर सहाफी हमारे साथ हैं, उनसे हम यही सवाल कर रहे हैं। जिस तरह यह भी कहा जा रहा है कि ये लोग मजबूर होकर जा रहे हैं, पाकिस्तान में सहूलियात नहीं है, नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगारी है, गुर्बत है, और इसी के लिए, अपने घर वालों के लिए, उनकी बेहतर जिंदगी के लिए, इन लोगों को रोजगार मिले, उनके बच्चों को तालीम मिले, सेहत मिले, इसलिए वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। और इतना खतरा मोल लेते हैं कि कई गैर कानूनी तौर पर जब जाते हैं तो रास्ते में हालात ऐसे हैं कि हादसात का शिकार हो जाते हैं, जाँ बाक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का नौजवान पासपोर्ट के बाहर वहां पर लाइनें लगी हैं दफ्तरों के बाहर, और वो जाने के लिए तैयार है, अगरचे उसकी जिंदगी भी दाव पर लगती है। कई वहां पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम रहते हैं, बुरे हालात में रहते हैं, वापस आना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये रिस्क लिया जा रहा है। सरकारी दादोशुमार हैं कि 27 लाख पाकिस्तानी पिछले 5 साल में मुल्क छोड़कर चले गए हैं। क्या हो रहा है इस मुल्क में? क्या पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? किस तरह से हम अपने लोगों को यहीं पर मेहनत करने पर उनको इसरार कर सकते हैं? क्या ये जो लोन है, जो कहा जा रहा है कि नौजवानों के लिए रोजगार फराहम करेगा, क्या ये रास्ता है? ये बताइए, ये जो लोन की स्कीम आई है, कहा जा रहा है वज़ीर आज़म बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ हर महीने वो दौरे पर होते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की जाए, तवानाई बहरान का हल निकाल रहे हैं। आपको लगता है फिर मुल्क में हालात बेहतर हो जाएंगे और फिर यहीं पर पढ़ा लिखा पाकिस्तानी यहीं पर मेहनत करके पैसे कमा सकेगा? देखिए उसामा, सबसे पहले बेसिक चीज़ होती है आपकी जानो माल महफूज हो, आपकी ज़िंदगी महफूज हो। जहाँ आपकी ज़िंदगी महफूज नहीं, आदमी जब पैदा होता है, पढ़ता है,
बरसर रोजगार होता है, लेकिन अगर वो उसको किसी भी वक्त किसी भी गली के नुक्कड़ पे, किसी ग्राउंड में, किसी पार्क में बम ब्लास्ट या दहशत गर्दों की लिस्ट से उसने मरना है, तो उसने इस पाकिस्तान को महफूज अपने लिए नहीं समझना, उसने बैरून ममालिक जाना है। जैसे अब फरमा रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं तो उनका अपना तो बिजनेस सारे बैरून ममालिक में है। मुझे बताया उनका अपना बिजनेस इधर कितना है, 10% उनकी इनकम इधर है, 90% उधर। अगर इस मुल्क के वजीर आजम की दौलत यहाँ महफूज नहीं, उनकी फैमिली यहाँ महफूज नहीं, बच्चे महफूज नहीं, मैं और आप कैसे होंगे? पहले लोगों को अमन व अमान दे, लोगों को रोजगार के मौके दे, इंसाफ मुहैया करे। पाकिस्तान एक बड़ा प्यारा मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसी में हमने मरना है। लेकिन अगर हुक्मरानों के लिए लम्हा फिक्री है कि जिस तरह लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ ना मजदूर मिलेगा, ना डॉक्टर मिलेगा, ना इंजीनियर मिलेगा, सिर्फ खुदकशी करने वाले मिलेंगे। लेकिन हुब्बुल वतनी भी तो कोई चीज है। अगर डॉक्टर को यहाँ चले 40,000 ही मिलता है तो क्यों यहाँ लोगों की खिदमत नहीं करता? लाखों रुपए उस पर खर्च आता है। ये जो लोन स्कीम है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आपको लगता है कि खुद से रोजगार यहाँ पर मेहनत करके कमा ले, वहां पर जो धक्के खाने? देखिए उसामा, मैं तो बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, मैं तो सूद के खिलाफ हूँ। सूद के बारे में अल्लाह बादशाह का वादे हुक्म है, ए सूद खोरो मेरी तुम्हारी खुली जंग है। मेरा ख्याल में तो सूद के काम से, शर के काम से बरकत हो ही नहीं सकती। हमारी हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ अमन व आम रखे, लोगों को तलीम और सेहत की सहूलतें दें और एक महफूज मुल्क और महफूज पाकिस्तान बनाए, ताकि लोगों को बताएं कि ये पाकिस्तान उनका है। वो काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे चलेगा। लोग टैक्स दें, लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उन्हें अगवा करने वालों को कुफ्र किरदार तक पहुँचाया जाए, दहशत गर्दी, लाकानूनियत, डकैती, चोरी और रिश्वत का खात्मा किया जाए, एक पुरअमन पाकिस्तान दिया जाए। जब आपको पता होगा आपके बच्चों के लिए, आपकी बीवी के लिए, आपकी फैमिली के लिए महफूज पाकिस्तान है, यहाँ रोजगार के मौके भी हैं और आपकी इज्जत और जानो माल भी महफूज है, तो यकीनी बात है आप अपने मुल्क को, अपने वतन को छोड़ के कभी बैरून ममालिक नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी, आपने हमें वक्त दिया। लोग मुल्क छोड़कर इसलिए जा रहे हैं कि अमन अमान का मसला है, रोजगार का मसला है, गुर्बत है, महंगाई है। अगर ये तमाम मसाइल हल हो जाएं तो कौन चाहेगा कि अपना मुल्क छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को छोड़कर वो किसी और मुल्क चला जाए। न्यूज़ आवर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। पहले बात चली तो कारगिल हो गया, अब दोस्ती का बयान दिया तो LOC महाज गर्म हो गया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने अब फौज को भारत से बात करने के लिए आगे कर दिया। आज पाक भारत DGMOs कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की 14 बरस बाद मुलाकात को अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। वाघा बॉर्डर पर दोनों DGMOs के दरमियान ये मुलाकात 2 घंटे जारी रही, जिसके बाद भारतीय वफ्द के एजाज में ज़ौराना भी दिया गया। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत DG मिलिट्री ऑपरेशन मेजर जनरल आमिर रियाज, जबकि भारत की तरफ से BSF के लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने की। इस मीटिंग के मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि दोनों मुल्कों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया है। DGMOs के दरमियान हॉटलाइन राब्ते को मजीद मौसर और नतीजा खेज बनाने पर भी दोनों मुल्क मुत्तफिक हो गए हैं। इस्लामिया का एक नुक्ता यह है कि अगर किसी सिविलियन ने गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल पार की तो फौरी तौर पर दूसरी तरफ आगाह किया जाएगा। ब्रिगेडियर कमांडर्स की 2 फ्लैग मीटिंग्स भी जल्द मुनक्किद की जाएंगी। पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल आसिम बाजवा ने कहा है कि DG मिलिट्री ऑपरेशंस की मुलाकात का फैसला सियासी सतह पर हुआ। इसका मतलब यह है कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ सियाने हो गए हैं। अपने पहले दौर में जब उन्होंने भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की तो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने इस ख्वाहिश को कारगिल में दफन और मियां नवाज शरीफ को जलावतन कर दिया। मगर वक्त के आगे किसकी चलती है, जिसने नवाज शरीफ को फिर वज़ीर आज़म बना दिया? भारत से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश फिर उनके लबों पर क्या आई? लाइन ऑफ कंट्रोल का महाज गर्म हो गया। मगर नवाज शरीफ ने समझदारी ये की है कि इस बार भारत से मुज़ाकरात के लिए फौज को आगे कर दिया है। देखना यह है कि क्या मेज पर होने वाले इत्तेफाक राय की झलक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी नजर आएगी। क्या पाक भारत ताल्लुकात के नए दौर का आगाज होगा? इस पर बात होगी हमारे सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास। मजहर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है ये जो सियासी इनिशिएटिव है, फौज भी इसमें भरपूर किरदार अदा करेगी या सिर्फ मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश ही रहेगी कि अमन हो? नहीं, देखिए उसामा, इसमें ज़ाहिर है सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ख़ास तौर पे जब आप हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की तरफ जा रहे हों, चाहे वो MFN का मसला हो या क्रॉस बॉर्डर जो एक्यूजिशन पाकिस्तान पे लगाई जाती है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मसला हो या बॉर्डर वायलेशन का मसला हो, जो अभी फौरी तौर पे जो मीटिंग हुई है उसका एक बैकग्राउंड है। और आपको याद है कि कुछ अर्से पहले हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाया था
कि उसके कुछ लोगों ने हमारे लोगों को मारा था, और फिर इसी तरीके से इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। ये इम्पॉर्टेंट मीटिंग ज़रूर है, लेकिन सियासी तौर पे अभी बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। आपको पता है हिंदुस्तान में इंतखाबात होने वाले हैं, और उससे पहले आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा, क्योंकि इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो हैं वो बड़ा डिटरमिन करते हैं। अगर बीजेपी की वहाँ हुकूमत आ जाती है, हालांकि तारीखी तौर पे जब बीजेपी की हुकूमत आती है, और आपको याद होगा कि वाजपेयी साहब के साथ नवाज शरीफ के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो उसके बाद क्या डेवलपमेंट होती है। अगर नरेंद्र सिंह मोदी जो है वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो उनकी गवर्नमेंट, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट वो वाजपेयी की तरह के तरीके के नहीं है, उनको पता है, आपको गुजरात मैसेकर का पता है, उन पर इल्ज़ाम शदीद लगा हुआ है, तो उनकी क्या पॉलिसी होती है। तो जाहिर है सियासी जो फ़ज़ा है जब तक वो बेहतर नहीं होगी तो टेंशन जो है वो रिड्यूस नहीं होगी। अब 2014 में, लेकिन फौज, ये दो बड़ी फौजें हैं, अरबों इनका बजट है, अरबों डॉलर में इनका बजट है। क्या भारत की जो फौज है वो चाहेगी कि मुकम्मल अमन हो? उनका बजट भी कम हो सकता है। ये भी कहा जाता है कि वहां पर भी रॉ के एजेंट्स और दीगर हालात खराब कर देते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर। देखिए उसामा, सारा मसला जो है वो सियासी इस्तेकाम का मसला है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के वज़राए आज़म के दरमियान बातचीत होती है, जो आइंदा होंगे, मनमोहन सिंह पाकिस्तान आते हुए मुझे नज़र नहीं आते, और अब उनके इलेक्शन के चांसेस भी बहुत कम हैं, तो आने वाली हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपनी पॉलिसी क्लियर कर दी है, वो भारत से अमन के साथ रहना चाहता है। नवाज़ शरीफ ने आउट ऑफ द वे जाके इलेक्शंस में एक मोमेंटम बनाया कि हिंदुस्तान से दोस्ती के बगैर हम नहीं रह सकते। उन्होंने ट्रेड रिलेशनशिप में और आगे, अभी भी उन्होंने ये कहा है कि हम बाकी मामलात को ट्रेड से अलग रखेंगे, मतलब ये कि आपके दूसरे इश्यूज़ एक साइड पे रखेंगे और ट्रेड रिलेशनशिप बेहतर करेंगे। आपको पता है शहबाज शरीफ साहब अभी गए थे मशरक़ी पंजाब, और उधर जाके उन्होंने ताल्लुकात बेहतर बनाने की। तो पाकिस्तान बहुत क्लियर है, देखना ये कि हिंदुस्तान किस हद तक क्लियर होता है। और अगर हिंदुस्तान की तरफ से गुडविल मैसेज आता है और आइंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा करते हैं और ताल्लुकात बेहतर होते हैं, तो ये बॉर्डर सिचुएशन खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। अगर सियासी तौर 14 साल बाद, कारगिल वाक़े के बाद ये पहली दफा हुआ है DGMOs, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो आपस में मिले हैं। इनिशिएटिव पाकिस्तान की तरफ से लिया गया, अच्छी बात है। लेकिन ये मियां नवाज शरीफ ने फौज को आगे किया। आपको लगता है कि कारगिल का वाक़या, LOC पर जो कुछ होता रहता है, हमारे फौजी शहीद हुए, वहां के फौजियों के गले काटे गए, ये सब खत्म हो सकेगा इस तरह फौज को आगे करने से? देखिए सब टेंशन तो वहीं बिल्ड हुई ना, पॉलिटिकल टेंशन तो नवाज शरीफ ने डिफ्यूज कर दी थी। आते ही उन्होंने स्टेटमेंट जब दिया तो पॉलिटिकल टेम्परेचर उन्होंने रिड्यूस कर दिया, और उसके बाद उनकी जो मुलाकात हुई आखिरी मनमोहन सिंह से, उसमें भी तो और हिंदुस्तान की तरफ से ये मैसेज आया कि गो के प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, लेकिन हमें पता है नवाज शरीफ सिंसियर है हिंदुस्तान से दोस्ती में। तो हिंदुस्तान की तरफ से मियाँ नवाज शरीफ के बारे में कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं है, और नवाज शरीफ एक मजबूत और पावरफुल वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आए। तो उन्होंने मिलिट्री को सबसे पहले उन्होंने बॉर्डर में, क्योंकि वहाँ बड़ी सिचुएशन ख़राब होने जा रही थी, इसलिए उन्होंने मिलिट्री को इन्वॉल्व किया और कहा कि सबसे पहले ये इशू रिजॉल्व हो जाए। और मुझे लगता है कि अगर ये टेंशन डिफ्यूज़ हुई और पॉलिटिकली नवाज शरीफ इस सूरत हाल में कामयाब हो गए कि वो आइंदा आने वाली हुकूमत को, क्योंकि अभी देखें अभी जो रैलीज़ होंगी उसमें एंटी पाकिस्तान कैंपेन बहुत चलेगी, बहुत ज़्यादा सीरियस इल्ज़ामात आएंगे, और आपकी तरफ से वो बहुत क्रॉस बॉर्डर की भी बात करेंगे। इलेक्शन का आपको पता है कि इलेक्शन का क्या एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या होगा, जो गवर्नमेंट आएगी वो सारा डिटरमिन करता है कि पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात कैसा रखना चाहते हैं, अपनी पुरानी डगर पे चलना चाहते हैं या मियां नवाज शरीफ को आगे लेके चलना चाहते हैं। यानी अगले साल तो इलेक्शन में मसरूफ होगा भारत, उसके बाद ही कोई वाज़े तौर पर हिकमत अमली नजर आ सकेगी। ये जो अमन की कोशिश है हमें जो नजर आ रही है, क्या क्या फायदे इसके हो सकते हैं? अगला साल हम निकाल लेते हैं, वो तो इसी तरह से गुजरेगा, किसी भी तरह ये इलेक्शन गुजारे जाएं भारत के, और पाकिस्तान की नफरत को बेचा जाएगा, वहां ये कोशिश होती रहेगी। उसके बाद अगर ये कुछ करीब आते हैं जिस तरह वाजपेयी के दौर में हुआ, क्या फायदे हो सकते हैं? समझ देखिए, हमें जो प्रॉब्लम इस वक्त फेस हो रही है, आपको पता है कि हमारी इंटरनल सिचुएशन बहुत ख़राब है। हम अगर अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें तो अफ़गानिस्तान से हमारी टेंशन है, ईरान से हमारी टेंशन है, चाइना हमसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो हमारे पास चॉइस बहुत कम है, हमारे पास ऑप्शन सिवाय इसके कोई नहीं है कि हम किसी तरीके से इन ममालिक को इंगेज करें। और अभी आपको पता है कि हाल ही में बांग्लादेश के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हो गए।
तो हमारी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम हिंदुस्तान को इंगेज करें और उनको डिफेंसिव पे डालें कि हम तो पीस के लिए तैयार हैं। इससे होगा ये कि दुनिया में आपका इमेज जो बिल्ड होगा वो ये होगा कि हम तो पीस चाहते हैं, हमने तो आउट ऑफ द वे जाके जो भी हो सका हम कर रहे हैं, हम जो इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं हम पे उससे भी हम दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपने हाउस को भी इन ऑर्डर कर रहे हैं। लिहाजा हमें इंगेज आप हमसे बातचीत करें और बातचीत के जरिए मसाइल को हल करें। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसी जो है मियां नवाज शरीफ की, उसने हिंदुस्तान को बहुत मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया है। सही। आखिरी सवाल, खतरनाक एक पहलू ये भी तो है कि कोई छोटा सा वाकया, एक गोली चलती है लाइन ऑफ कंट्रोल पर और फिर एक सिलसिला शुरू हो जाता है जिसको रोकना मुश्किल हो जाता है। ये भी तो एक हकीकत है कि जितनी मर्जी कोशिश होती रहे, एक छोटा सा वाकया, एक गोली जो है सारे माहौल को खराब कर देती है। जिस तरह आप खुद फरमा रहे हैं कि अगला साल तो भारत में इलेक्शंस का है और वहां बहुत सी तकरीरें होंगी इश्तियाल दिलाने वाली, जो कि शुरू भी हो चुकी हैं और जारी रहेंगी। देखिए, असल चीज़ ये है कि अभी जो भी मीटिंग हुई थी उसमें हो सकता है यकीनन डिस्कस हुआ हो कि जो इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगाए गए थे उसकी कोई मुश्तरका तहकीकात होगी उनकी कि वो इल्ज़ामात आया दुरुस्त भी थे या नहीं थे। एक मुश्तरका अगर तहकीकात हो जाए दोनों तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए थे तो उसका आउटकम बड़ा अच्छा हो सकता है। दूसरी बात ये कि देखिए ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, ये इस तरह के, और ये बात आपने बिल्कुल सही की कि कोई भी अगर 26/7 वाला वाक़या हो जाता है, बम्बई वाला, या इस तरह का कोई और वाक़या हो जाता है तो फौरी तौर पे ज़ाहिर है पाकिस्तान पे और उसकी ISI पे और इस पे इल्ज़ामात आ जाते हैं। चीज़ ये है कि अगर दोनों गवर्नमेंट्स एक साथ बैठेंगी और ये डिसाइड होगा कि भाई अगर कोई वाक़या होता है तो उसको स्टेट को एकदम अक्यूज़ नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को या हिंदुस्तान को एकदम अक्यूज़ नहीं करना चाहिए, पहले बातचीत तो करें, तहकीकात तो करें, मुश्तरका तहकीकात कर लें और उसके नताइज सामने आ जाएंगे। यानी बहुत बहुत अच्छी और बड़ी अहम पेशरफ्त है ये। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी, आपने दिया। DGMOs की मुलाकात बड़ी पेशरफ्त है, लेकिन मुकम्मल अमन तभी हो सकेगा जब सियासी तौर पर बड़े पैमाने पर मुआहदे होंगे और अगला साल भारत में इलेक्शंस के, उसके बाद ही कोई बेहतर पेशरफ्त या मुस्बत पेशरफ्त जो मजबूत हो वो हो सकती है। 6 दिन बाद शिमाली वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू में नरमी की जा चुकी है। यह कर्फ्यू इसलिए लगाया गया कि पिछले हफ्ते 18 दिसंबर को मीरान शाह में पाक फौज की खजूरी चेक पोस्ट पर शिदत पसंदों ने बारूद से भरा ट्रक टकरा दिया, जिसके नतीजे में बाजमात नमाज अदा करते हुए 5 फौजी जवान मौके पर ही शहीद हो गए। इसके बाद रेस्क्यू के लिए हरकत में आने वाले दस्तों पर भी शिदत पसंदों ने हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में 7 शिदत पसंद मारे गए। अगले रोज पाक फौज भरपूर हरकत में आई और मीरान शाह में सर्च ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 23 शिदत पसंदों के हलाक होने का दावा किया गया। इसके बाद जुम्मा यानी 20 दिसंबर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पेशावर पहुंचे, जहां उन्होंने शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ ने यहां 2 टोक अंदाज में कहा कि हम हुकूमती अमन अमल के हामी हैं, मगर दहशतगर्दाना हमले बर्दाश्त नहीं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस बयान से साफ लग रहा है कि जैसे फौज मजबूरन अमन अमल के साथ है, जबकि हकीकत में वो दहशतगर्दों को तहतीक करने के लिए तैयार बैठी है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने भी इसी रोज यानी 20 दिसंबर को क्रिसमस के सिलसिले में मुनक्किद होने वाली एक तकरीब में कहा था कि मजहब की आड़ में इंसानों के कत्ल को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ताहम ये बात तय है कि बज़ाहिर हुकूमत मुज़ाकराती अमल की ही हामी है, लेकिन फौजी सरबराह का अंदाज हुकूमती पॉलिसी से मेल नहीं खाता। सवाल सादा है कि फौज के नए सरबराह का जारहाना अंदाज हुकूमती पॉलिसी से मुतसादिम है या फिर हुकूमत शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करने का सोच रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ सहाफ़ी और तज्जिया निगार जनाब रहीमुल्लाह यूसुफज़ई। रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, ये जो ताज़ा बयान है कि दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्या आर्मी चीफ वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि तालिबान से, दहशत गर्दों से उन्हीं की जुबान में बात होगी? देखें, बयान तो बाद में आया और कार्रवाई पहले हो गई। इसका मतलब ये है कि कुछ तब्दीली हम देख रहे हैं और आर्मी चीफ ने बिल्कुल 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि अगर फौज के ऊपर हमला होगा तो वो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो अब वाक़या हुआ मीर अली में शुमाली वज़ीरिस्तान में, इसमें फ़ौज के ऊपर हमला पहले हुआ, पहल तालिबान ने की, खुदकुश हमला किया और उसके बाद फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई की। हालांकि मैं ये भी कहता हूँ कि फ़ौज की जो कार्रवाई थी उसमें आम लोग भी मारे गए हैं, ख़वातीन और बच्चे भी मारे गए हैं, नुकसान हुआ है। लेकिन आप देखें कि इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी फ़ौज के ऊपर हमला हुआ तो फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई की है। शायद इतनी भरपूर जवाबी कार्रवाई नहीं की, लेकिन उन्होंने हमेशा हर हमले का जवाब दिया है। अगर रॉकेट हमला हुआ, खुदकुश हमला हुआ,
आईईडी का हमला हुआ, बम धमाका हुआ, उन्होंने उसका जवाब देने की कोशिश की है। लेकिन लगता यह है कि शायद अब जब भी हमला होगा तो शायद जो जवाबी कार्रवाई होगी वो बड़ी शदीद होगी। लेकिन ये बयान जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये हुकूमत की जो पॉलिसी मुज़ाकरात की है उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं? देखिए, जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने भी ये कहा था कि फ़ौज को ये हक हासिल है कि वो जवाबी कार्रवाई करे, अपना दिफा करे। और मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म के भी यही मौक़िफ़ होगा, क्योंकि अगर दहशत गर्दी का हमला होगा उसका जवाब दिया जाएगा। अलबत्ता ये है कि हुकूमत की जो पॉलिसी है मुज़ाकरात करने की, लगता ये है कि वो कमज़ोर हो रही है। और क्योंकि तालिबान का मस्बत जवाब नहीं आया, बड़ी कोशिश हुई, मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके, तालिबान के हमले जारी हैं, तो मेरे ख़्याल में लग ये रहा है कि शायद अब ये मुज़ाकरात का जो एक चैप्टर है उसको शायद बिल आखिर ख़त्म करना पड़े, उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसी वाज़ेह कोई हुकूमत की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। हुकूमत मेरे ख्याल में फिर भी कोशिश करेगी कि मुज़ाकरात करे। इस हमले के बाद जिसमें 5 फौजी जो जमात में नमाज पढ़ रहे थे शहीद हो गए, उसके बाद हुकूमत की तरफ से कोई बयान नहीं आया और जो शहरी हलाकतें हुई उसकी बड़ी बात हो रही थी। यही वजह है कि आर्मी चीफ को खुद पेशावर जाकर ये बयान देना पड़ा। देखिए, इससे पहले भी मस्जिदों के ऊपर भी हमला हुआ, जनाजों के ऊपर भी हुआ, इमाम बारगाह पे हुआ, सिविलियंस के ऊपर हमले हुए, ये ऐसा तो पहले भी हुआ है। अलबत्ता ये है कि ये अब जो हमला हुआ काफ़ी दिनों के बाद इस तरह का खुदकुश हमला हुआ, ऐसे हालात में जब अभी तक मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही थी, लेकिन देखिए फिर जब फ़ौज की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई उसमें वाकई सिविलियन मारे गए हैं, ऐसा बिल्कुल हम शवाहिद भी हैं। और काफ़ी इसमें लोग मारे गए, ख़वातीन और बच्चे भी मारे गए हैं। मीर अली के शहर में और मुसक्की के गांव में इसमें सिविलियन मारे गए हैं। लेकिन देखिए, जब वहाँ पे मिलिटेंट्स जो हैं वो तो हमला करके गायब हो जाते हैं और फिर नुकसान वहाँ पे आम लोगों का होता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी आबादी है, काफ़ी देहात हैं। तो मेरे ख्याल में ये जवाबी कार्रवाई तो ज़ाहिर है फ़ौज का हक है, लेकिन इसमें भी एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि आपको आवाम की हिमायत दरकार है। आपने मिलिटेंट्स को आइसोलेट करना है और आवाम की हिमायत से, कबायलियों की हिमायत से उनको शिकस्त देनी है। 6 दिन बाद शुमारी वज़ीरिस्तान के इलाकों से कर्फ्यू उठाया गया है। इमरान खान कहते हैं कि ऑपरेशन से पहले लोगों को एतमाद में लिया जाए, आवाम को एतमाद में लिया जाए। आपको लगता है कि ऑपरेशन जैसी सूरत हाल हो सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान और बाकी लोग वो तो इस बात के हक़ में नहीं है कि कोई बड़ी फ़ौजी कार्रवाई हो। उनको ख़दशा है कि ऐसा ना हो कि ये जंग फैल जाए और कोई बड़ी फ़ौजी कार्रवाई करनी पड़े। तो मैं समझता हूँ कि ये तो जो कार्रवाई हुई ये बड़ी एक महदूद फ़ौजी कार्रवाई थी, क्योंकि फ़ौज के ऊपर हमला हुआ, फ़ौज ने उसका जवाब दिया। मेरे ख्याल में ऐसी फ़िलहाल कोई इम्कानात नज़र नहीं आते कि ऐसी बड़ी फ़ौजी कार्रवाई होगी जिस तरह स्वात में हुई थी, जिस तरह जनूबी वज़ीरिस्तान में हुई थी। मेरे ख्याल में ऐसा फ़िलहाल इम्कान नहीं है। लेकिन ये है कि फ़ौज तो हमेशा तैयार रहती है और उनके पास प्लानिंग तो होगी। अगर कोई बात मज़ीद बढ़ जाए तो फिर ज़ाहिर है अपनी तैयारी करेंगे और बड़ी फ़ौजी कार्रवाई भी आगे जाकर हो सकती है। बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, आप वक्त दिया। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफ़रत और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।